आप सीधा सा समझ सकते हैं। यहाँ मैंने धातु और अधातु दोनों में अंतर बता दिया, क्योंकि कार्बन क्या है, अधातु है और इसका कार्बन एलोट्रोप यानी अपर रूप हीरा होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों की तुलना में क्या है, अधिक है। तो हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ या तत्व है। तो मैं यहीं पर कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। अगर ये बात आपको कुछ समझ में नहीं आ रही हो फिर भी, तो इसका ढक्कन तरीका है। ढक्कन तरीका क्या है, आप रट लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आए ना तो उसे रट करके ही याद करने में भलाई है, ठीक है। ये ढक्कन तरीका कहलाता है, ठीक है। रट सकते हैं हम लोग। तो देखिए मैं लिख देता हूँ कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ देगा, या फिर ऑप्शन क्या देगा आपके लिए क्वेश्चन में, तत्व। तो आपका आंसर होगा हीरा, ठीक है। और हीरा अगर ऑप्शन में नहीं है तो कार्बन तो देगा ही आपके लिए। इसके अलावा आप देखें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे सर्वाधिक कठोर धातु, अब मैंने देखिए यहाँ धातु लिखा है, अंडरलाइन कर देता हूँ। धातु पूछे आपसे, मेटल की बात हो रही है, तो आंसर क्या देंगे आप, टंगस्टन। और टंगस्टन का सिंबल सभी को पता है, W होता है। और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, अगर ऑप्शन में टंगस्टन ना हो तो प्लेटिनम आंसर होगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो सर्वाधिक कठोर धातु की बात की हमने, अब वो आपसे कहे कि सर्वाधिक गलनांक बिंदु किस तत्व का होता है। देखिए क्वेश्चन पर जाइए, मैंने लिखा है यहाँ तत्व, और तत्व का मतलब, तत्व हमने 3 भागों में बांटा था, धातु में, अधातु और उपधातु। तो तत्व की बात करने का मतलब 118 में से तुलना करनी है आपको, क्योंकि तत्व की संख्या 118 है। और धातु की बात कर रहा है तो धातु की संख्या कितनी लिखी थी हमने, मेटल की संख्या लिखी थी 91। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सर्वाधिक गलनांक बिंदु किस तत्व का होता है, तो आप कहेंगे कार्बन। और कार्बन अगर नहीं है तो इसका अपर रूप होगा ऑप्शन में। आंसर क्या देना है आपको, हीरा देना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक गलनांक बिंदु वाली धातु बताइए। अब देखिए यहाँ पर धातु, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा टंगस्टन। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यूनतम गलनांक बिंदु वाली धातु, वो मेटल बताएं, वो धातु बताएं जिसका गलनांक बिंदु क्या है, सबसे कम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा मरकरी यानी Hg। और आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका -39 डिग्री सेल्सियस। ये भी ध्यान रखें, -39 है ये, माइनस, कई जगह 39 ही लिखा हुआ है सिर्फ, वो गलत है, 39 गलत है, -39 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, ये गलनांक बिंदु होता है Hg यानी मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, बैरोमीटर में भी किया जाता है और स्पाइग्मोमैनोमीटर में भी किया जाता है। ये ध्यान रखें आप। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर Hg का यूज़ भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। Hg को हमें पता होना चाहिए, ये एक विषैली धातु है, और विषैली धातु के साथ में ये कैसी धातु भी है, द्रव धातु भी है, ये भी खास बात है। ये सब क्वेश्चन है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ख़ास बात, तीसरी ख़ास बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, -39 डिग्री सेल्सियस, और जो कि क्या है, सबसे कम है। अब इस विषैली धातु का यूज कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग हम जानते हैं थर्मामीटर में किया जाता है। इसका उपयोग, थर्मामीटर का उपयोग बॉडी का टेम्परेचर मापने में या ताप को मापने में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ होता है, बैरोमीटर में किया जाता है। बैरोमीटर एक यंत्र है जिसका यूज़ दाब को मापने में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ होता है, स्पाइग्मोमैनोमीटर में। अब आप कहेंगे सर स्पाइग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर, अब आप कहेंगे सर ये स्पाइग्मोमैनोमीटर क्या होता है। सभी जानते हैं, हो सकता है नाम नहीं सुना हो लेकिन जानते सभी हैं। इसका मतलब
आप अगर किसी क्लिनिक पर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में एक बॉक्स होता है, और उस जब बॉक्स को खोलता है एल शेप में खोलता है, जिससे वो बीपी मापता है आपका। तो बीपी को मापने वाला जो यंत्र है वो कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, और दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। तो ये तो दाब को मापता है, प्रेशर को मेजर करता है, दाब को क्या करता है, मापता है। और ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर यानी बीपी को मापता है। और थर्मामीटर को हम जानते ही हैं किसे मापता है, ताप को मापता है। तो ये भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो याद रखें दोस्तों, एक क्वेश्चन और है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हथेली पर पिघलने वाली धातु, हथेली पर पिघलने वाली धातु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस पॉइंट से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, हथेली, और हथेली का मतलब आपको लेना है हमारी बॉडी से, बॉडी का मतलब हमारे शरीर से लेना है, और शरीर का मतलब हमें लेना है बॉडी के टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ताप से लेना है। और एक ह्यूमन बॉडी का एक एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है कितना बताइए, 37 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर बोला है मैंने, औसतन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो मेटल कौन सा है जिसे आप हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा, तभी तो वो पिघलेगा, यानी गर्म करने पर, हीट देने पर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो इतना है, इसका मतलब किसी मेटल का टेम्परेचर इससे, मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होगा। जिस धातु का मेल्टिंग पॉइंट इतने से कम होगा वो पिघल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आंसर होता है वो आंसर होता है गैलियम को लेकर के, ठीक है। तो आप ये याद रखें, गैलियम सिंबल Ga है। तो गैलियम वो धातु है जिसे हम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 29 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 29 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी कम है, इसलिए पिघलना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे मेटल्स को लेके, और मेटल्स में हम बात कर रहे थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनकी भौतिक अवस्थाओं, गुणों को लेकर के। और यहाँ भौतिक गुणों में भी हम इसका फर्स्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट हम चर्चा कर रहे थे इसकी कठोरता को लेकर के। अगर हम अब बात करें अगला पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसका जो गुण है वो है घनत्व को लेकर, डेंसिटी को लेकर। डेंसिटी को लेकर हम चर्चा करें तो सभी धातुओं का घनत्व अधिक होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। सॉरी, सभी धातुओं का घनत्व अधिक होता है, लेकिन अपवाद याद रखें आप। लेकिन अपवाद तो मतलब अपवाद सिर्फ याद करने के लिए है, अपवाद से हमें क्या चीज़ें याद हो जाती हैं बस। लेकिन आपको क्या याद करना है, लेकिन सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, इनका घनत्व क्या होता है, इनका घनत्व कम होता है। इनका घनत्व जल से कम होता है, जल से कम होता है। इसलिए ये वाटर सरफेस पर तैरती हैं। अब देखिए एक पॉइंट और आता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, और क्रियाशील होने के साथ में ये नम वायु, मॉइस्ट एयर, यानी नम वायु का मतलब इसमें वायु यानी ऑक्सीजन से लिया जाएगा, और नम का मतलब उसमें जल की मात्रा से है। तो जब ये ऑक्सीजन और जल से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और इस वजह से आग पकड़ लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो लिखा है कि ये वाटर
यानी जल से कम होता है, इसलिए जल की सतह पर तैरती हैं। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जब ये नम वायु या पानी के संपर्क में आएंगी तो आग पकड़ लेती हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि जब आप किसी चीज़ को पानी की सतह पर छोड़ेंगे, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की मैं चर्चा करूँ, तो पानी की सतह पर आपने इसे छोड़ा, तो छोड़ते ही तो आग पकड़ेगी नहीं, और इसके अलावा इसकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करेगा कि इसकी आपने सोडियम की मात्रा कितनी ली है। ठीक है, तो जब आप उसे पानी के संपर्क में लाएंगे तो उसमें डूबेगी तो नहीं, तैरेगी, और उसके कुछ सेकंड बाद ही ये चिंगारियाँ निकलना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट भी हो जाएगा, चिंगारियाँ जो निकल रही हैं मतलब आग ही है वो, यानी कि वो किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन गैस की वजह से हो रहा है। तो यानी तैर भी रही है और इधर चिंगारियाँ भी निकल रही हैं। एक छोटा एक आप देखें एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये समझने वाला पॉइंट है कि वाटर सरफेस पर तैरती हैं, कारण है क्योंकि इनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो जल से क्या होती है, कम होती है। और हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जिसका घनत्व कम होता है, एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहीं पर नोट लगाकर, ये पॉइंट आप याद रखें, ये बहुत काम आने वाले पॉइंट हैं। जिसका घनत्व कम होता है, घनत्व यानी डेंसिटी, जिसका घनत्व कम होता है वह हमेशा तैरता है, वह हमेशा क्या होता है, तैरता है। अब देखिए, तैरने का मतलब आप जानते हैं, तैरने का मतलब हम पानी से ही लेते हैं, जल से ही लेते हैं। तो जिसका घनत्व कम होता है वह हमेशा तैरता है। अब तैरेगा कहाँ पर, जल, तो जल की सतह भी लिख सकते हैं या जल पर तैरता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्फ़ का टुकड़ा पानी की सतह पर, आइस क्यूब को आप पानी में डालें तो वो क्या डूबेगी, नहीं, तैरती है। तो इसका मतलब उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। आपने देखा होगा जब आप केरोसिन या किसी भी जैसे पेट्रोल डीजल को लेके आप पानी पे डालते हैं तो उसके अंदर डूबता नहीं है, वाटर सरफेस के ऊपर ही फैल करके उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका घनत्व भी पानी से क्या होता है, कम होता है। तो हम लिख सकते हैं एक पॉइंट यहीं पर एग्जाम्पल के तौर पर कि बर्फ़, ठीक है, पेट्रोल, डीजल का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए ये तैरते हैं, यह तैरते हैं। तो देखिए, मैं इसके अलावा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से और भी कुछ पॉइंट कनेक्ट करते हैं, क्वेश्चन कनेक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको यहीं डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जब हमने डेंसिटी की बात ही की है, तो डेंसिटी की बात तो हमने की है मेटल को लेकर के, लेकिन डेंसिटी से और क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है वो आपसे, वो भी मैंने उसकी चर्चा कर ली आपसे, जिससे आपको यहीं पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पानी की सतह पर बर्फ़ क्यों तैरती है। तो आप कहेंगे क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से क्या होता है, कम। क्योंकि हम जान चुके हैं कि जिसका घनत्व यानी डेंसिटी कम होगी वह हमेशा पानी की सतह पर तैरेगा। ठीक है, घनत्व यानी डेंसिटी के अलावा और देखिए और क्या पॉइंट था, फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, भौतिक जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, खूबियां हैं। इसके अलावा हम बात करें इसका कलर, तो कलर से कभी क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, कलर को लेकर के कभी क्वेश्चन नहीं आते, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप लिखें तो आप लिख सकते हैं ये सामान्यतः कैसी होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं। कैसी होती हैं, ग्रे को हम कहते हैं हिंदी में धूसर। कैसी होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं, धूसर होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा अगला पॉइंट तन्यता, जिसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आघात वर्धनीयता। ये दोनों पॉइंट हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आघात वर्धनीयता, जिसे हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। देखिए दोस्तों, यहाँ तन्यता का मतलब क्या है, समझे आप इस पॉइंट को। तन्यता का मतलब क्या है, देखिए तन्यता का मतलब आप देखें तो इसका मतलब होता है खींचने से, खींचना, किसी चीज़ को आप खींच सकें।
तो ऐसा इनके अंदर खूबी होती है, खासियत होती है। आप देखें मेटल के जैसे कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, इसका मतलब इनकी खूबियाँ होती हैं, इसके गुण होते हैं, तभी तो आपने इसे खींच लिया। तो इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। पाइप भी होते हैं लोहे के, एल्यूमिनियम के। और एक होता है आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। आघात का मतलब होता है आघात करना, चोट करना। आघात को कहते हैं चोट करना, पीटना, यानी मेटल को पीट पीट करके आप उसकी शीट बना सकें। ठीक है, तो खींचना, पीट करके शीट बना लेना। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा होगा इसके चांदी जो होती है उसके वर्क बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग मिठाइयों पर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रतिमाएं होती है, हनुमान जी की मूर्ति होती है, उस पर जब आप चोला लगाते हैं तो वर्क लगा देते हैं, या तो वो चांदी का आता है, आजकल तो एल्यूमिनियम के भी आते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर ले लीजिए आप, भोजन को पैक करने में जिसका यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। अब यहाँ एल्यूमिनियम का आप देखें छोटा सा टुकड़ा लेकर के और उसको इतना ज़्यादा पीटा जाता है कि उसे एक पेपर के रूप में बदल दिया जाता है। तो ये इसकी खूबी है, इसका गुण है ये। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आघात का मतलब होता है पीटना, तो पीट पीट कर आप उसे मनचाहे सांचे में ढाल पाएं, बदल पाएं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये पूछेगा आपसे कि वो धातु बताइए जो सबसे ज़्यादा तन्य और आघात वर्धनीय होती है। सबसे ज़्यादा तन्य और आघात वर्धनीय, आप सोचें वो मेटल कौन सी होती होगी जो सबसे ज़्यादा, जिसे हम खींच सकें और मन चाहे सांचे में या उसे मन चाहे आकार में ढाला जा सके। तो देखिए आप थोड़ा सा सोचें, विचार करें तो आपको समझ में आएगा। ऑर्नामेंट्स के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली जो धातु है, मेटल है, वो है गोल्ड। आपने देखा होगा गोल्ड के इतने ज़्यादा डिज़ाइनदार ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर ये खूबियाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल आर गोल्ड। अब कई किताबों में गोल्ड नहीं दे रखा, सिल्वर लिखा हुआ है वहाँ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर किताब में तो सिल्वर है, आपने गोल्ड बता दिया। देखो भाई, गोल्ड ही सही आंसर है। अब गोल्ड ऑप्शन में नहीं आ रहा तो आप जानते हैं गोल्ड के अलावा हम सिल्वर को भी ऑर्नामेंट्स के रूप में काम में लेते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें आप। अब आप कहें सर ऐसा अगर मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर नहीं आया तो अब मैं आंसर किसे दूँ? तो फिर कॉपर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और 3 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, यहीं नोट लगा करके लिखेंगे इसे। हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं तन्यता प्लस आघात वर्धनीयता का, फिर हम लिख देते हैं ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। तो देखिए सिंबल, गोल्ड का सिंबल होता है AU जिसे ऑरम कहा जाता है, और फिर हम लिख देते हैं अर्जेंटम यानी सिल्वर और CU। ये सिंबल अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ऑप्शन देगा तो वो या तो इनके सिंबल देगा या इनके नाम लिखेगा। अगर नाम लिख रहा है तो आप पकड़ लेंगे आप, क्योंकि अगर मान लीजिए सिंबल दे दिया उसने, सिंबल आपको याद नहीं है कि AU सिंबल किसका है, तब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन का आंसर? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नाम सिंबल दोनों याद होने चाहिए। पिछले वीडियो आप देखें, जिन्होंने नहीं देखा है, हो सकता है आप में से जो आज मेरा वीडियो जो पहली बार देखेगा तो हो सकता है उसे ये चीज़ें कुछ कम समझ में आए, तो इसके लिए उसे पिछले टॉपिक पर जाना है, यानी कि आपको डे 1 से वीडियो देखना है अगर इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके डाउट बने रहेंगे। तो ये है गोल्ड, फिर भी मैं लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं सिल्वर और इसे हम कहते हैं कॉपर, जिसे बोला जाता है तांबा। तो अब आपके सामने है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर हमेशा क्या होगा? ऑरम होगा, या फिर ऑरम नहीं है तो क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पिछली बार ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखें। ऑप्शन में वहाँ सिल्वर था, गोल्ड नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। इसके अलावा आप देखें लास्ट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी गुण है वो कौन सा है, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब आते हैं। ऊष्मा और विद्युत की चालकता।
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस। चालकता का मतलब होता है, एक तरीके से समझ सकते हैं, बहने से होता है, यानी जो हीट का चालन करे। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप किसी लोहे की छड़ को या कील को लेते हैं और आप उसे मतलब किसी भी प्रकार से आग के संपर्क में लाते हैं, जैसे सिगड़ी पर आपने रखा उसे, जैसे तवा रखा आपने, लोहे का बना होता है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसका हत्था भी गर्म हो जाता है, लेकिन हत्थे को कुचालक बनाया जाता है, लकड़ी का होता है, जिससे आपको उसे उठाते समय आपका हाथ ना जले। ठीक है, वैसे ही प्रेशर कुकर का हत्था देखें तो आपने देखा होगा बैकेलाइट का बना होता है, क्योंकि वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है ना, प्लास्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, बैकेलाइट का बना होता है प्रेशर कुकर का हत्था। ये क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मतलब ये है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की भी चालक होती हैं और विद्युत की भी चालक होती हैं। तभी तो आप घरों में देखें इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि उस मेटल का नाम बताएं, उस धातु का नाम बताएं जो सबसे अच्छी चालक होती है हीट की या फिर विद्युत की, यानी इलेक्ट्रिसिटी की। तो आपको पता होना चाहिए, आपको एक क्रम याद रखना है। क्या लिखना है, घटता हुआ क्रम, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। तो यहाँ आपको याद रखना है Ag, Cu और Al, और लास्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ Pb। देखिए सिंबल से आप पहचान कर लेंगे अच्छे से। आप Ag का मतलब आप जानते हैं सिल्वर से होता है, चांदी से होता है। Cu का मतलब कॉपर से होता है, और Al का मतलब आप जानते ही हैं एल्यूमिनियम से होता है। और Pb का मतलब आप जानते हैं प्लम्बम, यानी लेड जिसे हम कहते हैं, सीसा। तो देखिए इसका मतलब यहाँ डॉट डॉट करके लिखा है, इसका मतलब बीच में और भी मेटल हैं। अब आप कहेंगे सर उनके नाम याद ही नहीं रखने, आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। अब इस पॉइंट से आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सबसे अच्छी चालक ऊष्मा की और विद्युत की कौन सी मेटल होने वाली है यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी। और सबसे कम जो चालन करती है वो कौन सी है, लेड है, यानी सीसा है। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हालांकि इस पॉइंट से क्लियर है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं नोट लगाकर, विद्युत प्लस ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक। सर्वोत्तम चालक का मतलब है यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो आपका आंसर हो जाएगा Ag, यानी चांदी। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं है तो कॉपर। और विद्युत और ऊष्मा की न्यूनतम चालक, इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है, यहाँ धातु वर्ड यूज करना है आपको, मेटल, क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं। ये खास बात है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देखें न्यूनतम पूछे आपसे, पुअर कंडक्टर पूछे आपसे, या कई जगह लिखा हुआ है कुचालक। देखिए कुचालक और न्यूनतम चालक, न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम इंग्लिश में, कम से भी कम, मतलब कुछ तो है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है ना, न्यूनतम यानी बहुत कम है, कम से भी कम। तो न्यूनतम अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप उसे कुचालक के करीब मान सकते हैं। ठीक है, कम कर रही है, बहुत कम कर रही है, तो ये आंसर होगा Pb और यहाँ आंसर हो जाएगा Ag। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने चर्चा की है जो मेटल हैं, धातु हैं, और इन धातुओं की दो प्रॉपर्टी होती हैं, दो खूबियाँ होती हैं, या हम कहें विशेषताएं होती हैं, भौतिक और रासायनिक। और इसमें हम फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, यानी कि भौतिक जो गुण हैं वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। देखिए मैं फिर आपसे कहूँगा, हम यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
तो आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।